नोट्स बनाने के लिए तो होगा। कैमरा कहाँ चलो से? देखो, हम लोगों ने बात करी कि भैया डीएनए से बन गया आरएनए, नहीं डीएनए से नहीं आरएनए बन गया। ठीक, अब इस आरएनए से हमें बनाना है प्रोटीन। क्लियर? यस सर। मेरी आवाज आ रही है दोनों के पास? यस सर। तो अब इस आरएनए से जो प्रोटीन बनाना है उसको बनाने की क्या मैकेनिज्म है, आज उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम चर्चा करें, पहले ये बताओ तुम लोगों ने बुक से पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ सर, मैं पढ़ रही हूँ। भैया बुक से जो हमने रीड करने को कहा था टीआरएनए तक का कर लिया? हाँ सर, वो जो पीछे का छूट गया था वही कर रही थी मैं। चलो, पीछे का नहीं, जो हमने अभी पढ़ाया लेटेस्ट में। जी सर, वो भी। ठीक, देखो ये 5 प्राइम एंड होता है, ये 3 प्राइम एंड होता है, यहाँ सी सी ए होता है और ये OH ग्रुप लगा होता है जिससे ये ऐड करेगा एमिनो एसिड को। एमिनो एसिड कौन सा होगा ये डिसाइड करेगा ये एंटीकोडॉन, और एंटीकोडॉन कौन सा होगा ये डिसाइड करेगा mRNA पे लिखा हुआ कोडॉन। जैसे अगर AUG होगा तो AUG के लिए एंटीकोडॉन जो बनेगा, AUG बेसिकली मिथ्योनिन के लिए होता है। किसके लिए होता है? मिथ्योनिन के लिए। AUG किसके लिए होता है? मिथ्योनिन के लिए होता है। और मिथ्योनिन के लिए अगर हमें इस मिथ्योनिन को ऐड करना है तो यहाँ इसी के जैसा एंटीकोडॉन होना चाहिए, यानी U होगा, यहाँ पे U की जगह A होगा और G की जगह C होगा, UAC। समझ में आई बात या नहीं? यस बोलो। सर। ऐसे ही एनसीईआरटी में दो और दिए हुए हैं जो सीरीन और टायरोसिन के लिए हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए हम बता दे रहे हैं कि भैया ये देख लेना, बुक में दिए हुए। ये मिथ्योनिन के लिए तो ये हो जाएगा, सर ये लेकिन आप अगर एडेप्टेड मॉलिक्यूल पे आ गए हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, तो सर ये मतलब ये जो जिगजैग टाइप का बना हुआ ये वही है क्या? आरएनए है? जो जिगजैग है नीचे, नहीं सर, 6.12 डायग्राम। हाँ हाँ 6.12 में नीचे mRNA, ऊपर टीआरएनए। अच्छा। ये टीआरएनए है। अरे तुम्हें टीआरएनए का स्ट्रक्चर तो बता चुके हैं ना, ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, हाँ सर, अब समझ में आ गया मुझे। ये mRNA है। ठीक है, कोडॉन एंटीकोडॉन कैसे एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया था एक बार सीबीएसई में, ये क्वेश्चन आ चुका है कि एक ऐसा टीआरएनए बनाओ, एक ऐसा टीआरएनए बनाओ जो कोड कर रहा हो टायरोसिन के लिए। किसके लिए? टायरोसिन के लिए। ठीक है, TYR, टायरोसिन। कोई कोड कर रहा हो टायरोसिन अमीनो एसिड के लिए, ऐसा टीआरएनए बनाओ। तो टीआरएनए ऐसा बनाने में देखो बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ कोडॉन के जगह एंटीकोडॉन की जगह दूसरे एंटीकोडॉन आ जाएंगे। अब टायरोसिन के लिए यूएसी होता है, बुक में लिखा है। टायरोसिन के लिए क्या होता है? यूएसी यूएससी। कोडॉन होता है। अब यूएसी के जैसा ही अपोजिट वाला आना चाहिए, तो यू के आगे क्या आएगा? ए। ए के आगे क्या आएगा? यू। यू। सी के आगे क्या आएगा? जी। जी। समझ में आई बात या नहीं? तो एंटीकोडॉन क्या होगा? ए यू जी। जी। तो ये किसके लिए कोड कर रहा होगा? टायरोसिन के लिए। तो हमें स्ट्रक्चर ये बनाने को पूछ लिया गया था, तो सर हमने ये ये स्ट्रक्चर बना दिया। सर ये थायरोसिन के लिए क्यों कोड करेगा? अरे आपको बता चुके हैं अनएम्बिग्यूअस नेचर होता है एंटीकोडॉन का। कोडॉन का अनएम्बिग्यूअस नेचर, यानी एक कोडॉन AUG मिथ्योनिन के लिए ही कोड करता है हमेशा, वैसे ही AUAC हमेशा टायरोसिन के लिए कोड करेगा। अच्छा सर, यही वाला फॉर्मूला है, ठीक है।
आगे आ रहे हैं। तो इस तरह से आपको एंटीकोडॉन बनाना पड़ते हैं और आपको 2-3 याद करना होते हैं। जैसे आपने एक टाइरोसिन का याद कर लिया, ये बुक में दिया है। सीरीन के लिए ऐसे ही दिया हुआ है AGU। सीरीन के लिए दिया हुआ है AGU। AGU ये सीरीन के लिए, SER सीरीन के लिए AGU। अब AGU के लिए क्या होगा? AGU के लिए यहाँ पे एंटीकोडॉन क्या होना चाहिए? देखो एंटीकोडॉन क्या होगा? A के लिए U, G के लिए C और U के लिए A। CUCA ये एंटीकोडॉन होगा। समझ में आ रही बात या नहीं? यहाँ जितने भी लिखे जा रहे हैं ये सब कौन है? एंटीकोडॉन। तो ये tRNA का, इससे पहले जो आप लिखे थे AUG वो भी एंटीकोडॉन था। जितने भी लूप के ऊपर लिखे जा रहे हैं वो सब एंटीकोडॉन है। और जो इसके ऊपर लिखे जा रहे हैं mRNA के ऊपर, वो सारे के सारे कोडॉन होते हैं। ठीक है, ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ओए नहीं HP, आगे बढ़ा जाए। आवाज आएगी, आवाज आ जाएगी। अब देखो हम लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई। तो ये tRNA भी हमें पता है, mRNA भी पता है और rRNA भी पता है। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है सभी को? ठीक, यस सर। देखो सबसे पहले अब हमें पढ़ना है ट्रांसलेशन। अब गौर से देखना, ट्रांसलेशन पढ़ने का मतलब क्या है? हम पढ़ने जा रहे हैं आरएनए से प्रोटीन्स बनाना। ठीक, पहले तो हमें आरएनए पता होना चाहिए। आरएनए हमें पता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आरएनए 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। आरआरएनए के भी कई टाइप्स थे, जैसे 28S, 23S, 16S, 18S, 5.8S और 5S। भूल गई थी। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने देखा था कि राइबोसोम्स 2 तरीके के होते हैं, 70 और 80S। हम उसके बारे में पूरा पढ़ चुके हैं ना? यस सर। 70S राइबोसोम्स जो होते हैं वो उसमें स्मॉल यूनिट 30S और 50S की होती 50 होती है सर। और स्मॉल यूनिट में जो आरएनए होते हैं वो कौन से होते हैं? 16S। और यहाँ पे 40S जो होती है यूनिट और 50 होती है। ये मिला के बनता है 80S। और इसके अंदर जो स्मॉल सब यूनिट है उसमें होता है 16S, सॉरी 18S। अब जरा देखिए, ये 18S है इसमें, 16S है इसमें। ऐसे ही यहाँ 23S, 5S और यहाँ 28S, 18S, सॉरी 5.8S और 5S ये होते हैं। समझ में आई बात या नहीं? ये प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स हैं। क्लियर है? ये आरआरएनए कौन कौन से होंगे इसमें? किसके हैं? ये राइबोसोम्स हैं। ठीक, तो राइबोसोम्स आपको 2 तरीके के मिल गए। इन जनरल ये राइबोसोम ऐसे होते नहीं है। ये राइबोसोम में स्मॉल सब यूनिट अलग टहल रही होती मस्ती में और लार्ज सब यूनिट अपनी मस्ती में अलग है। और ये सब कहाँ है? ये सारी चीजें हैं आपके साइटोप्लाज्म। ये सारी चीजें कहाँ है? साइटोप्लाज्म। और हम पढ़ने जा रहे हैं आरएनए से प्रोटीन्स का बनना। तो आरएनए से प्रोटीन्स बनेगा साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में होगा। तो अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें से
हम इन mRNA का यूज कैसे करेंगे? तो mRNA जो होता है या tRNA होता है या rRNA होता है, इन RNA का यूज क्या क्या है? rRNA राइबोसोम्स को बनाएगा और राइबोसोम्स जो है वो बुक को रीड कर सकते हैं, जो कुछ भी लिखी हुई कोडिंग्स है उसको रीड कर सकते हैं। तो ये रीडर है, ये रीड करेंगे। mRNA के ऊपर कोड्स लिखे हुए होंगे, सारे के सारे कोड्स लिखे हुए होंगे किसके ऊपर? mRNA के ऊपर। और tRNA अमीनो एसिड्स को अलग अलग जगहों से ले लेके आएगा। ठीक, सिनेरियो समझ में आया या नहीं? सर आ गया, मैं एक बार फिर से रिपीट करूँ, आप सुनिए। mRNA होता है कोड बनाने के लिए, कोड बनाता है। और tRNA क्या कहते हैं, अमीनो एसिड्स को इकट्ठा करता है, लेकर आता है। और RNA वो क्या कहते हैं, इसको बनाता है, राइबोसोम। आइए, अब तो सिनेरियो समझ में आ गया, चीजें समझ में आ गई हैं। अब ये देख लेते हैं कि प्रोसेस कैसे होगा। ठीक, सर ये साइटोप्लाज्म आपने वो 70s और 80s के लिए लिखे थे ना? नहीं, साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होगा। ये सारे के सारे मटेरियल्स कहाँ मिलेंगे? साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। सर न्यूक्लियस में नहीं होगा? ठीक, आइए तो जल्दी से देखते हैं कि कैसे ये काम हो रहा। तो mRNA के ऊपर ये कोड्स लिखे हुए हैं, mRNA पे ये कोड्स लिखे हुए हैं। लेट्स इमेजिन AUG। आपको पता है कि भैया पहला वाला कोड जो होता है वो AUG ही होगा, इसे कहते हैं स्टार्टिंग कोडॉन। और साथ ही साथ ये कोड किसके लिए करेगा बेटा? ये करेगा मिथ्योनिन के लिए कोड। A लिख दो, G लिख लो, C लिख लो, U लिख लो, और लास्ट में यहाँ पे हमने कोडॉन लिख दिया UAA। ठीक, UAA या UAG या UGA, ये तीन के तीनों कोडॉन होते हैं स्टॉपिंग कोडॉन। ये क्या करेंगे बेटा? ये रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे, ये स्टॉपिंग कोडॉन है। ठीक, समझ में आ रही बात या नहीं? यस सर, आ रही है समझ में। चल, अब हम रिएक्शन को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जैसा कि हमने आपको बताया, साइटोप्लाज्म में लार्ज और स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम्स की अलग अलग पूल रहती है। पहले एक स्मॉल सब यूनिट आती है और वो 2 कोडॉन से 3 कोडॉन्स के एक स्ट्रक्चर को कवर कर लेती है नीचे से आके। ठीक, अब नीचे ऊपर वो अकॉर्डिंगली है, देखने का नजरिया है, आप इधर से देख रहे हो कि आप इधर से देख रहे हो, इधर से ये ट्रांसलेशन आप देख रहे हो। तो ये पहले स्मॉल सब यूनिट आके इसे कवर कर लेगी। ठीक, और फिर इसके बाद मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन जब ज्यादा होगी तो ये लार्ज सब यूनिट भी आके इसे कवर कर। ठीक सर सब यूनिट क्या होगा, क्या होता है मतलब? 30s अच्छा और अच्छा 40s ये हो गई स्मॉल सब यूनिट, ऐसे ही 50s और और 80s। अच्छा, ये लार्ज सब यूनिट हो गई। तो पहले स्मॉल सब यूनिट फिर लार्ज सब यूनिट आके जुड़ जाएगी, तो राइबोसोम इसके ऊपर आके चिपक गए। बेटा समझ आई बात? यस सर। तो एक टाइम में ये 3 कोडॉन को लेके बैठ गया, एक कोडॉन ये और एक कोडॉन ये। लेकिन ये तीन के तीनों एक साथ फिलअप नहीं होंगे। अब क्या होगा, जैसे ही ये दोनों इसके ऊपर आ जाएंगे, ये राइबोसोम से रीड कर सकता है। राइबोसोम अब इसे रीड कर सकता है, पढ़ सकता है। जैसे चाइनीज मान लो लिखी हुई, तो चाइनीज तुम्हारे समझ में नहीं आ रही, लेकिन किसी दूसरे के तो समझ में आ रही होगी। तो किसी ने बोल दिया भाई चाइनीज में, तो वो तीसरे को समझा देगा, जिसके समझ में आ रही है वो लेके आ जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि राइबोसोम जो होते हैं वो यहाँ से AUG की पुकार लगाएंगे। अब AUG तुम्हें पता है कि किसके लिए कोड करता है? ये मिथ्योनिन के लिए कोड करता है। तो ऐसे ही राइबोसोम चिल्लाएंगे भाई मिथ्योनिन कहाँ हो? तो अब मिथ्योनिन को लेके कौन आएगा? मिथ्योनिन
मिथ्योनिन को लेके आने वाला, क्योंकि मिथ्योनिन एक एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड को लेके आने वाला कौन होगा, ट्रांसफर करने वाला कौन है, टीआरएनए। तो टीआरएनए अब उस मिथ्योनिन को अपने ऊपर ऐड कराएगा और वो एटीपी के थ्रू मिथ्योनिन उसमें ऐड हो जाएगा और फिर वो उसे लेके यहाँ तक आएगा। तो अब बना लेते हैं टीआरएनए। भैया ये हमारा टीआरएनए बन गया और ये टीआरएनए किसको लेके आया है, मिथ्योनिन को। हम यहाँ मिथ्योनिन दिखा दे रहे हैं, ठीक। अब टीआरएनए के ऊपर कोडॉन कैसे होंगे, इसी के जैसे ही तो कोडॉन होंगे, एंटी कोडॉन। तो ए के लिए एंटी कोडॉन क्या होगा, यू के लिए ए, जी के लिए सी, तो यूएसी एंटी कोडॉन होगा। आप ये चिपक जाएगा तो इस तरह से एक एमिनो एसिड यहाँ चिपक गया। इमेजिन कर लो, हमें नहीं पता यूयूसी किसके लिए कोड करता है, हालांकि आपकी बुक में लिखा है कि भैया यूयूसी किसके लिए कोड करता है, एलानिन के लिए कोड करता है। तो भैया क्या हुआ, हमने दूसरा टीआरएनए बनाया, रेड कलर से बना लेते हैं दूसरा टीआरएनए, और ये दूसरा टीआरएनए तैयार, ये लो भैया ओवरलैप कर ले रहा है, ठीक है। और ये टीआरएनए किसको लाया, फिनाइल एलानिन को, ठीक। इसके ऊपर कोड क्या होगा बेटा, इसके ऊपर एंटी कोडॉन होगा, यू का ए और सी का जी, ठीक। एक टाइम में ये दो टीआरएनए ही इसके ऊपर चिपक पाएंगे, ठीक। एक टाइम में दो टीआरएनए ही इसके ऊपर चिपक पाएंगे, एक खाली रहता है, ये खाली रहता है। सर ये जो टीआरएनए है मिथियोलिन और फिनॉल का, तो ये अटैच्ड क्यों है, अटैच क्यों है ये, हाँ ये चीज, हाँ सर, नहीं वो जगह कम है इसलिए हमने ऐसे बनाया है, ऐसा अटैच नहीं होता है, हम जगह कम है इसलिए दिखा दिया है। वो अटैच नहीं होते, दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, अटैच होते तो हम एक ही में घुसेड़ देते ना, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, जगह कम है, वहां जगह ज्यादा होती है, वहां मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बन जाएगा, यहाँ जगह थोड़ी कम है तो हमने इतना पास पास दिखा दिया, चिपकते नहीं, ठीक है। अब क्या होगा, एक एमिनो एसिड ये, दूसरा एमिनो एसिड ये, भैया एमिनो एसिड आपने देखा है, हमें बना देते हैं स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का जल्दी से। अमीनो ग्रुप लगाओ, एसिडिक ग्रुप लगाओ, अमीनो एसिड बनाओ, ठीक। जस्ट इमेजिन ये है मिथ्योनिन, ठीक। हमने R1, ये वेरिएबल ग्रुप होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा। अब दूसरा आपने बना दिया मिथ्योनिन के लिए, ये ब्लू कलर से बना देते हैं भैया, अमीनो ग्रुप लगाओ, एसिडिक ग्रुप लगाओ और ये हो गया दूसरा एमिनो एसिड। अब इन दोनों के बीच बॉन्ड बन सकता है, इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन सकता है। बॉन्ड कैसे बनेगा, देखो ये N है, ये H2 है, ये OOH है, तो भैया यहाँ OH निकल जाएगा एक H को लेके, और ये एक H इसके साथ में बेचारा यहाँ मासूमियत से रह जाएगा। तो यहाँ से ये जब निकलेगा H2O, देखो H2O निकल जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, H2O हट जाएगा, तो बॉन्ड क्या रह जाएगा, देखो बॉन्ड हो जाएगा ये देखो ये बॉन्ड, समझ में आई बात, बॉन्ड समझ में आया या नहीं, यस सर। तो ये बॉन्ड बन जाएगा और ये रिमूव क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा H2O, भैया ये एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, यानी इनके बीच एक पेप्टाइड बॉन्ड तैयार हो जाएगा, ठीक। बोलो कोई दिक्कत सर कहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, अमीनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा बेटा, ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड, हमने ये दिखा दिया प्रोसेस क्या हो रहा है। ये जो दोनों है, ये दोनों बना दिए, देखो ब्लू कलर से मिथ्योनिन को दिखा दिया, फिनाइल एलानिन को इससे दिखा दिया, R1 R2 हमने नहीं दिए, ये नहीं बताया कैसे हैं, ठीक। बाकी ये पूरा हमने बता दिया। तो इन दोनों के बीच में वाटर निकलेगा और एक बॉन्ड बन जाएगा, इस बॉन्ड को क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक। फिर से एक बार प्रोसेस को समझते हैं। सबसे
सबसे पहले क्या हुआ, स्मॉल सब यूनिट आके जुड़ी, उसके बाद क्या हुआ, लार्ज सब यूनिट आके जुड़ी, फिर इसने रीड आउट किया इनको, इनके जो ये थे कोडॉन्स, और कोडॉन्स को जब इसने रीड किया तो क्या हुआ, टीआरएनए घूम घूम के आता रहा और अपनी अपनी पोजीशंस पे जुड़ता रहा। जैसे ये विचलन के लिए कोड कर रहा है तो टीआरएनए आके इससे ऐड हो जाएगा, बॉन्डिंग बन जाएगी भैया, इनके बीच में बॉन्डिंग होगी, ठीक है। और ये बॉन्ड कौन से होते हैं, आपको पता है, दो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स के बेस की जब पेयरिंग होती है, एडेनिन जब ग्वानिन से या थाइमिन साइटोसिन से जुड़ता है, ऐसे ही एडेनिन यूरेसिल से यहाँ जुड़ रहा है, तो कौन से बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। एडी के बीच में डबल बॉन्ड और जीसी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, पता है ना। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ जाते हैं, और ये ऊपर भी जुड़ गए और नीचे भी जुड़ गए। अब क्या होता है, अब भाई यहाँ पे ये एमआरएनए मूव करेगा, देखो कुछ इस तरीके से होगा, हुआ काम ये, देखो ये मान लो हमारा एमआरएनए, इसके ऊपर बैठ के यहाँ राइबोसोम, तो राइबोसोम अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा। देखो रिलेटिव मोशन करा दो, चाहे राइबोसोम को आगे बढ़ा दो चाहे एमआरएनए को, तो राइबोसोम आगे बढ़ा है इसके ऊपर, देखो ये तो राइबोसोम जब आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, ये वाला पार्ट खिसक के यहाँ आ जाएगा। ठीक, सिचुएशन समझ में आ रही है नहीं? यस सर, आ रही है। तो आगे क्या होगा, सीन ये होगा, देखना, इसको हटा दें, पानी दे दे, प्यास लग रही है। आगे सीन ये होगा कि ये वाला पार्ट खिसकेगा और आगे के 3 न्यूक्लियोटाइड्स को कवर कर लेगा। हुआ ये कि राइबोसोम खिसका और ये 1, ये 2 और आगे के 3 को और कवर किया इसने, स्मॉल ने। ऐसे ही लार्ज वाली सब यूनिट ने अगले कवर किए। ठीक, समझते रहे ना बेटा? तो ये 3 देखो इधर खिसक गए, इधर नहीं, समझ में आई बात या नहीं? बोलो, ये 3 करे हुए था, अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो ये वाले 3 कवर कर लिए और ये वाला एक बाहर हट गया। समझ में आई बात? इतनी सी तो बात थी भाई, ये खिसका आगे, खिसका ये पीछे जुड़ा हुआ था, ये आगे खिसक गया, क्या दिक्कत थी? समझ गए सर। अब देखो आगे क्या होगा, अब देखना इसमें क्या होगा। एक सबसे बड़ी चीज, जब राइबोसोम यहाँ से यहाँ खिसका तो टीआरएनए का ये बॉन्ड अब टूटेगा, टीआरएनए का ये बॉन्ड टूटेगा। अब एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन से टीआरएनए का ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये टीआरएनए आगे की तरफ मूव करेगा। टीआरएनए जब आगे निकलेगा यहाँ से हट जाएगा टीआरएनए, जब टीआरएनए यहाँ से हटेगा वैसे ही दूसरा टीआरएनए यहाँ एंटर करेगा, और वो अब कौन सा टीआरएनए होगा, यूयूए वाला। अब यूयूए किसके लिए होता है, तो यूयूए होता है ल्यूसीन के लिए। यूयूए किसके लिए होता है, ल्यूसीन के लिए होता है। ठीक, तो अब ये वाला टीआरएनए हटा दें बेटा, यस ये वाला सर। टीआरएनए अब यस सर। हट जाएगा, यहाँ से हटेगा ये टीआरएनए और यहाँ से हट के निकल जाएगा बाहर, और जब ये टीआरएनए बाहर निकलेगा तो ये दोनों बॉन्ड इतने ज्यादा मजबूत हैं कि ये इससे टूट के अलग हो जाएगा। ये टीआरएनए बाहर आ जाएगा और ये मेथियोनिन विनाइल एलानिन के साथ में जुड़ा रह जाएगा। समझ में आई बात या नहीं? यस सर। ठीक, अब समझते रहना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, देखना। तो ये टीआरएनए जो बाहर रिमूव हुआ, इसकी वजह से अब दूसरे टीआरएनए को आने का मौका मिल गया। तो अब अगला टीआरएनए बना दें, तो लो भाई अगला टीआरएनए बना देना, ये अगला टीआरएनए आ गया। भैया हम ओवरलैप करा रहे हैं, आप ना ओवरलैप कराइएगा, आप कोशिश करिएगा कि ये दोनों अलग ही अलग रहें। ओके सर। ठीक,
और ये किसके लिए है, ल्यूसीन के लिए, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, इसका एंटीकोडॉन क्या होगा, यू के आगे ए और यू, ठीक। भैया देखिए ये आके इसमें जुड़ गया, और ये जैसे ही जुड़ेगा एक बॉन्ड और ऊपर जुड़ जाएगा, तो एक तरफ से तो ये निकलता रहेगा बाहर और दूसरी तरफ से लगातार जुड़ता रहेगा, ठीक। समझ में आई बात या नहीं? यस सर, आ गई मुझे समझ। ठीक, तो इसमें अलग अलग साइट होंगी, ए साइट, पी साइट, इस तरीके से इसके नाम पड़ेंगे। देखो ये वाली साइट जिससे ये रिमूव होके बाहर जा रहा है, तो इधर वाली साइट आई ई साइट, ये आ गई पी साइट, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, पेप्टाइड्स जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज साइट। और ए साइट एक्सेप्टिंग साइट, एग्जिट कह लो इसको, पी से पेप्टाइडल ट्रांसफरेज हो गई, ए से एक्सेप्टिंग साइट, यहां से लगातार एक्सेप्ट होते जाएंगे और यहां से लगातार रिमूव होते जाएंगे। आपको आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है, एनसीईआरटी में डायग्राम 6.13, आप जरा उसके ऊपर गौर करिए, तो आपको दिखेगा कि लगातार एक बाहर जाता हुआ दिख रहा है और दूसरा आता हुआ दिख रहा है, और बीच में दो हैं, ठीक। तो इस राइबोसोम की दो साइड, तीन साइड होती है, राइबोसोम में तीन साइड है, एक तो ई साइड है, एक पी साइड है, एक ए साइड है। ए साइड पे लगातार नए अमीनो एसिड आते रहेंगे, ई साइड से पुराने अमीनो एसिड्स जाते रहेंगे, और पी साइड के ऊपर लगातार चेन बढ़ती रहेगी। देखो ये वाला अब की बार जब ये और आगे खिसकेगा तो अब ये वाला निकलेगा, और ये फिनाइल एलानिन मिथाइल दोनों ल्यूसीन के साथ में जुड़ जाएंगे, है ना? यस सर। इस तरह से ये लगातार एमिनो एसिड की चेन यहाँ बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ जो भी नया आएगा ये वाला टूट के उसके ऊपर चला जाएगा, जो भी नया आएगा ये वाला टूट के उसके ऊपर चलता चला जाएगा। इस तरह से एमिनो एसिड की एक लंबी चेन तैयार हो जाएगी। सर वो मैग्नीशियम हमने कहाँ पे लगाया है? मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन थी तभी तो ये दोनों स्मॉल और लार्ज सब यूनिट आके जुड़ी थी। अच्छा, लार्ज और स्मॉल सब यूनिट जो है जब ये जुड़ी थी, कब जुड़ी, जब मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। अब ये मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन का यहाँ सीन खत्म हो गया, हालांकि है ये अभी मौजूद, बट हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, ठीक है। कम बनाना, 4 दिन का ना बना लेना, आगे बढ़े, फिर खाना तो ही 4 दिन। बोलो भाई। यस सर, बढ़िया। आगे तो एमिनो एसिड की लगातार चेन्स बढ़ती जा रही है, और एमिनो एसिड की एक लंबी चेन ही तो प्रोटीन होती है। प्रोटीन क्या होता है, एमिनो एसिड की ही तो पूरी चेन होती है, उसी को तो प्रोटीन कहते हैं। तो एट द एंड जब ये यहाँ आएगा, तो जब ए साइड के ऊपर कोई AUG या UAG या UGA कोई ऐसा कोडॉन आ जाएगा, तो ये किसी भी एमिनो एसिड के लिए कोड नहीं करता, तो आपकी बात ये खाली जाएगा। जैसे ये खाली जाएगा तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, एमिनो एसिड्स यहाँ से टूट के इसकी चेन ये पहुंच जाएगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। हम उसकी बात बाद में करेंगे कि कैसे क्या होता है, लेकिन आप ये समझ गए कि भैया ये एमिनो एसिड से जुड़ते 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 एक लॉन्ग चेन बना देगा, ठीक। तो इस तरह से mRNA कोड कर रहा है, tRNA ला रहा है एमिनो एसिड को, और rRNA क्या कर रहा है, रीड आउट कर रहा है, रीड कर रहा है राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करके, ठीक है। इस तरह से क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन, यानी कि डीएनए आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। कहाँ बन रहा है, साइटोप्लाज्म में बन रहा है। बोलो। ठीक है सर, समझ में आ गया मुझे। ठीक, अब क्या होता है कि ये एमिनो एसिड टीआरएनए के ऊपर आ जाए तो एटीपी की जरूरत पड़ेगी कि भैया ये एमिनो एसिड इससे जुड़ जाए, तो एटीपी की जरूरत पड़ेगी। हमने आपको बताया था, इसे कहते हैं चार्जिंग। इसे क्या कहते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। देखिए बुक में आपकी दिया हुआ है, हर चीज दी हुई है, देखिएगा। ट्रांसलेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन of amino acid to form a polypeptide.
The order and sequence of amino acids are defined by sequence of bases in the mRNA. The amino acids are jointed by a bond which is known as peptide bond. पता है आपको amino acid peptide bond से ही जुड़ते हैं. Formation of a peptide bond requires energy. Therefore, the first phase of amino acid are activated in presence of ATP and linked to their cognate tRNA, a process commonly called charging of tRNA. तो इसे क्या कहते हैं? Charging of tRNA. Clear? Yes, sir. और amino acylation of tRNA. Amino acylation of tRNA. To be more specific, ये specific होगा, हर किसी के लिए अलग-अलग होगा. जैसे कि leucine के लिए अपना tRNA होगा, phenylalanine का अपना tRNA होगा, methionine का अपना tRNA होगा, क्योंकि उसके नीचे codons अलग-अलग हो गए, anticodons. ठीक? If two such charged tRNA are brought close enough, अगर ऐसे दो tRNA यहाँ था एक यहाँ था, जब एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, the formation of peptide bond between them would be favored energetically. तो इन दोनों के बीच में peptide bond बन जाता है. बताया था हमने. This the presence of a catalyst would enhance the rate of peptide bond formation. और इसमें catalyst की presence होती है. अब catalyst कौन होता है? तो हमारे कुछ राइबोसोमल RNA ही हैं जो catalyst की तरह behave करते हैं. वो 23S rRNA जो था, हमने आपको बताया था 23S rRNA, ये catalyst की तरह ही behave करेगा या enzyme की तरह behave करेगा. इसे कहेंगे राइबोजाइम. ठीक है? ये बैक्टीरिया में राइबोजाइम की तरह behave करता है और ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है. सर नीट 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है. सर यहाँ पे जो लिखा है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अम्यूनोसाइक्लेशन ऑफ टीआरएनए इज मोर स्पेसिफिक. अम्यूनोसाइक्लेशन ऑफ टीआरएनए मतलब वो जो अम्यूनो एसिड मतलब अमीनो एसिड टीआरएनए से लिंक अप हो गया. ओके, ठीक है सर. यानी एक ही बात है, चार्जिंग होना. ठीक. यस सर, आगे ठीक है, आगे बढ़े. यस सर. आगे आते हैं. अगला पैराग्राफ शुरू होता है. द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पांसिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स इज द राइबोसोम. हमने बताया कि ये राइबोसोम्स हैं जो इसके लिए रिस्पांसिबल हैं. ठीक. द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनएस एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन्स. और 80 तरीके की अलग-अलग प्रोटीन्स होती हैं जिससे मिलके ये बने होते हैं. इन इट्स इनएक्टिव स्टेज कैसे रहते हैं? ये इनएक्टिव स्टेज में जब होते हैं तो एग्जिस्ट एज टू सब यूनिट्स. दो अलग-अलग सब यूनिट्स होती है, एक लार्ज और एक स्मॉल. ये दोनों अलग-अलग होती है, तब ये इनएक्टिव रहेंगे. When small subunit encounters mRNA, जब स्मॉल सब यूनिट mRNA से आके चिपक जाएगी तो क्या होता है? The process of translation of mRNA to protein begins. There are two sites in large subunits. Large subunit में दो साइट हैं. ठीक है? ये वैसे दो बता रहे हैं, होती तीन है, लेकिन ये दो बता रहे हैं. ठीक है? आप दो ही याद में रखिएगा. और ये दो साइट कौन सी? P और A कह रहे हैं. For subsequent amino acid to bind to and thus to be close enough to each other for the formation of peptide bond. ये कह रहे हैं दो साइट्स हैं, P और A साइट हैं, ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब होती हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड बन सकता है. ठीक. समझ में आई बात? यस सर. The ribosomes also act as catalyst. हमने बताया अभी ऊपर भी बात यही हुई थी, राइबोसोम्स कैटलिस्ट की तरह वर्क कर सकते हैं. वो कौन है? 23S rRNA. 11th क्लास की बुक में भी सेम यही चीज है और यहाँ पे भी यही चीज लिखी हुई है. For the formation of peptide bond. The translation unit in mRNA is sequenced of RNA that is flanked by start codon A and stop codon for a polypeptide. तो स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन के बीच में ही ये ट्रांसलेशन यूनिट है. एक तरफ स्टार्ट कोडॉन होता है, एक तरफ स्टॉप कोडॉन होता है. अच्छा, हमने आपको एमआरएनए का स्ट्रक्चर बताया था
कि यहाँ पे 7 मेथाइल गुआनोसिन की कैप होती है। फिर कुछ ऐसे रीजन होते हैं जो ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन्स। और उसके बाद यहाँ से ट्रांसलेशन शुरू होता है और यहाँ पे स्टॉपिंग कोडॉन हो गए 3 ए यू जी, सॉरी यू ए, ये स्टॉपिंग कोडॉन हो गया। और इसके बाद फिर से अनट्रांसलेटेड रीजन होता है यूटीआर, और लास्ट में आपकी पॉली ए टेल होती है। बताया था। तो ये 2 यूटीआर होंगे, यही बात यहाँ अभी फिर लिखी हुई मिलेगी आपको। फिर कह रहे हैं पॉलीपेप्टाइड एंड एमआरएनए आल्सो हैज सम एडिशनल सीक्वेंसेस दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड and are referred to as UTR, untranslated regions. The UTRs are present at both 5 prime end before starting codon. देख लो भैया 5 prime end पे before starting codon ये present है, और 3 prime end पे after, sorry, before and after ending codon या stopping codon, ठीक है, after stop codon लिखा हुआ है। They are required for efficient translation process. अब क्वेश्चन पूछा जाए भाई यूटीआर का काम क्या है, फिर ये रिक्वायर होते हैं फॉर इफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, ठीक। फॉर इनिशिएशन, स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, हमारे पास स्टार्टिंग कोडॉन है एयूजी, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इनिशिएटर टीआरएनए। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए भैया इनिशिएटर टीआरएनए का स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप इनिशिएटर टीआरएनए का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, वो मिथ्योनिन को लेके आएगा। इनिशिएटर टीआरएनए क्या करेगा, मिथ्योनिन को लेके आएगा, और ये एयूजी के सीक्वेंस में आएगा। ये मिथ्योनिन को लेके आएगा और ये एयूजी के सीक्वेंस पे होगा। एयूजी के लिए मतलब ए के ऊपर क्या आ जाएगा, यू ए सी। तो ये आपका इनिशिएटर टीआरएनए का स्ट्रक्चर बन गया बेटा, ठीक, समझ आई। Yes, The sir. ribosome proceeds to elongation phase of protein synthesis. During this stage, complex composed of amino acid linked to tRNA sequentially bind to appropriate codon in mRNA by forming complementary base pairs. तो ये इस तरीके से complementary base pairs हो के यहाँ पे चिपकते चले जाएंगे। यही पूरा प्रोसेस आप ये बता रहे हैं, हम पूरा एक बार रीड आउट कर दे रहे हैं, उसके बाद ये काम खत्म होता है। Complementary base pairs with tRNA anticodon, the ribosomes move from codon to codon along the mRNA. Ribosomes जो है वो हमने आपको बताया था भैया यहाँ से mRNA रुका रहेगा, राइबोसोम आगे की तरफ मूव करते चले जाएंगे, और एक कोडॉन से दूसरे कोडॉन, दूसरे कोडॉन से तीसरे कोडॉन, कोडॉन टू कोडॉन मूव करते जा रहे हैं। यही तो सारी बातें अभी बताई थी। Yes, sir. अमीनो एसिड्स आर एडेड वन बाय वन, इस तरह से अमीनो एसिड एक एक करके ऐड होते चले जाएंगे, ठीक। ट्रांसलेटेड टू पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस डिटेक्टेड बाय डिक्टेटेड बाय डीएनए। जो सीक्वेंस थे जो कि डिक्टेट करे थे डीएनए ने, ये आरएनए कहां से आया, ये डीएनए से ही तो आया था, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कैसे ये डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन, और ये क्या है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में हमने पहले ही पढ़ लिया, उसने डिक्टेट कर देते एमआरएनए को, और एमआरएनए ने प्रोटीन डिक्टेट कर दिया, ठीक। एंड रिप्रेजेंटेड बाय एमआरएनए, एट द एंड अ रिलीज फैक्टर बाइंड टू द स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन के पास में क्या आएगा, एक रिलीज फैक्टर आएगा जो इसको रिलीज करा देगा, ठीक। Stop codon terminating translation and releasing the complete polypeptide from the ribosomes, और ये इस तरह से complete polypeptide को राइबोसोम से रिलीज करा देगा। अब क्वेश्चन आता है कि भैया ये पॉलीपेप्टाइड कहाँ रिलीज हो रही है, ये पॉलीपेप्टाइड बेसिकली रिलीज कहाँ हो रही है। तो आपको पता है कि ये जो राइबोसोम्स हैं ये हमारे न्यूक्लियस से जुड़े रहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। अभी दिखाते हैं कहाँ पे ये जुड़े हैं, एक मिनट में अभी स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं, देखिए।
न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखा है, ये न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लगी हुई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने देखा है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से लगी होती है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही राइबोसोम्स जुड़े हुए होते हैं, ये भी आप जानते हैं। तभी आप कहते हैं कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जिसपे नहीं होते हैं उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो राइबोसोम है, इसी को अगर हम इनलार्ज करते हैं, इसी को हम इनलार्ज करके दिखा दें, तो भाई साहब आप देखेंगे कि यहाँ ये हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट है और ये राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट है और ये अपना एमआरएनए, ठीक। और यहाँ जितना भी प्रोटीन की चेन है, वो प्रोटीन की चेन कहाँ जा रही है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जा रही है। यहाँ समझ में आई बात या नहीं? बोलो। यस सर। समझ में आ गई बात? हाँ सर। तो ये जो प्रोटीन की चेन है कहाँ जा रही है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये पहुंचती है गोल्गी बॉडीज में, और गोल्गी बॉडीज से ये अलग अलग डिफरेंट जगहों पे भेजती जाती जहां प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर ये प्रोटीन स्पेशल टाइप का है जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, तो ये एक बैग बना देता है, उसे कहते हैं सुसाइडल बैग, और इसे कह देते हैं हम लाइसोसोम। ऐसा प्रोटीन जो कहीं डेथ करा सकता है किसी चीज की, तो उसे कहते हैं लाइसोसोम वाला प्रोटीन। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगे, यानी प्रोटीन से ही आगे एंजाइम बनते हैं। तो ये गोल्गी बॉडीज, और फिर उसके बाद लाइसोसोम, या हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनना है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मसल की प्रोटीन्स बनना है तो मसल प्रोटीन्स, ये आगे का प्रोसेस होता है। वो हमारे सिलेबस में अभी ये नहीं है कि कैसे होता है, क्या होता है। हमें बस इतना ही अभी फिलहाल समझना है कि ये प्रोटीन कहाँ रिलीज करा दिया रिलीजिंग फैक्टर ने? ल्यूमेन में। किसकी ल्यूमेन में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमेन में। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आगे कहाँ जाता है हमसे नहीं मतलब, ठीक। ये हम 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। 11th क्लास में पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी से लाइसोसोम, और इसके अलावा अगर स्टोर होना होता है तो ये वैक्यूल्स में चला जाता है, और यही कहलाता है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। ये 11th क्लास में हम पढ़ के आए, उसको हमें यहाँ डिस्कस नहीं करना। ये 12th क्लास है, 12th क्लास में 12th क्लास की बात। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। नहीं। तो प्रोटीन सिंथेसिस हो गई। इसके बाद अब अपना जीन रेगुलेशन होगा। जीन रेगुलेशन को पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आई होंगी। बहुत अच्छे से सर। ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं भेजती हूँ आपको वीडियोज अब। ओके बेटा, ओके। ये वाली भी भेज देना, ठीक है।